तो नमस्कार दोस्तों, शुरू किया जाए आज एक जोरदार टॉपिक का जोरदार शानदार धमाकेदार सेशन, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। अभी हाल के दिनों में जेईई एडवांस्ड का पेपर हुआ है, उसमें भी एक क्वेश्चन देखेंगे आप, जो उसने अच्छा पेपर बनाया था, उसमें एलोट्रॉप के फास्फोरस को ऐड किया गया, मतलब उस क्वेश्चन का एक पार्ट एलोट्रॉप के फास्फोरस पर। अभी जो रिसेंट में जेईई एडवांस्ड का पेपर हुआ है, हार्डली 1 मंथ के आसपास जो भी हुआ है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस का भी पार्ट है। बाकी बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं क्वेश्चंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने एलोट्रॉप्स का सीरीज स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने एक लेक्चर प्रॉपरली सिर्फ इस पर लिया है, एलोट्रॉप्स को समझने पर, एलोट्रॉपिज्म इन एलिमेंट्स। एक लेक्चर हमने प्रॉपर सिर्फ उस पर लिया था, किस एलिमेंट के एलोट्रॉप्स हैं, मेजर एलोट्रॉप्स क्या हैं, और हमारे जेईई एडवांस्ड मेन और नीट के सिलेबस में कौन कौन से एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स को हमें ज्यादा पढ़ना। तो इन सब चीजों पर हम लोगों ने पिछला लेक्चर कंप्लीट एक लेक्चर बनाया था, जो आपके कोर्स में और आपके यूट्यूब चैनल पे दोनों जगह पर पड़ा हुआ। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो एक बार उसको जरूर देख ले। अगर किसी ने अभी तक कवर नहीं किया है एलोट्रॉपिज्म इन एलिमेंट्स, तो एक बार वो भी क्लास देख ले एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स पर। उसमें सिर्फ हमने एलोट्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया है बेसिक लेवल पे। अब उसके बाद इंडिविजुअली अपन एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स को अलग अलग करके पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट हो रही है क्लास आज फास्फोरस के एलोट्रॉप्स से, ठीक है। फास्फोरस जब आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे, तब हमारा फास्फोरस के बाद आएगा, फिर कार्बन के एलोट्रॉप्स पे अपन चलेंगे, फिर सल्फर के एलोट्रॉप्स पे चलेंगे। और यूं बोलिए ये सर 11th का है या 12th का पार्ट है, तो ये एग्जैक्टली 12th का पार्ट, ठीक है। पेज नंबर 2। फास्फोरस एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट, ठीक है ना। अच्छे से सीखेंगे, जो डाउट होगा इस लाइव क्लास में आप एकदम मजेदार तरीके से पूछेंगे भी, और सभी लोग अपने डाउट्स को रखेंगे। तो आइए, फास्फोरस। फास्फोरस एन एलोट्रॉपिक एलिमेंट, ये एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट है दोस्त। हैविंग मेनी एलोट्रॉप्स, बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं। चलो कुछ की मैं बातें करता हूं। इसके जो एलोट्रॉप्स हैं, व्हाइट फास्फोरस सबसे कॉमन, 9th-10th में आपने स्टार्ट कर दिया है व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस ये भी आपने बेटा 9th-10th में पढ़ा हुआ है। अब और नए नए फास्फोरस से यहां मुलाकात होंगी। ब्लैक फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस, स्कारलेट रेड फास्फोरस। रेड अलग है और स्कारलेट रेड अलग है। रेड फास्फोरस एक फॉर्म है, स्कारलेट रेड हम लोग एक अलग बोलते हैं। इसके अलावा ब्लू फास्फोरस, हमने फास्फोरस के पिछले लेक्चर में, मतलब एलोट्रॉप्स के पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। ब्लू फास्फोरस काफी रिसेंट 2016 में आया, हम लोग के सिलेबस में नहीं है। पढ़ना क्या मैं उस पर भी, और भी एलोट्रॉप्स अपन कह सकते हैं। हाँ, एक है ये वाला नहीं बोलना है, येलो फास्फोरस, ठीक है। ये वाला नहीं बोलना, बस येलो फास्फोरस नाम का कोई फास्फोरस नहीं होता। 9th-10th में बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं येलो फास्फोरस इज एन एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस। तो येलोट्रॉप नाम का, येलो फास्फोरस नाम का कोई भी फास्फोरस नहीं होता। अब इतने सारे फास्फोरस में जो 3 मेजर फास्फोरस हम लोगों को पढ़ने होते हैं, वो होता है व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। क्लियर है? यही हमारा हम लोगों के सिलेबस में मेन एलोट्रॉप्स, इसी को पढ़ना है कि यही फास्फोरस का मेन एलोट्रॉप्स है। मतलब हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ इसी 3 फास्फोरस पर बातें करनी है, व्हाइट पर, रेड पर और ब्लैक पर। और एक पॉइंट आ जाओ, अच्छे से आ जाओ, व्हाइट फास्फोरस का भी फिर सब एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। मैंने पिछले दिन बोला था, मैंने समझाया है आपको कि एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो एक एलिमेंट का डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, जिनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होते हैं। पॉइंट याद करें आप, अगर आपने नहीं किया तो उस लेक्चर को आप जरूर कर लो।
जिनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होते हैं। लोग इसमें क्या पढ़ाते हैं कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। गलत। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होते हैं, पूरे तरीके से डिफरेंट होते हैं। और तीसरा हमने बोला उनके फिजिकल स्टेट सेम होते हैं, मतलब अगर एक सॉलिड है तो सारे फॉर्म्स सॉलिड होते हैं। ये एलोट्रॉप्स में हमने डिस्कस किया हुआ, आप उसको देख लें। अब हमने एक पॉइंट और बोला, किसी पर्टिकुलर एलोट्रॉप का भी कई सब एलोट्रॉप्स हो सकता है। कोई खास अपरूप, एलोट्रॉप मींस अपरूप का भी कुछ 2-3 और अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, इनको हम सब एलोट्रॉप्स बोल सकते हैं। सब एलोट्रॉप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, एलोट्रॉप्स के नहीं। तो जैसे अब आ जाओ, हमने बोला कि व्हाइट फास्फोरस, इनके 2 सब एलोट्रॉप्स, ठीक है, एक अल्फा व्हाइट और एक बीटा व्हाइट। रेड के बारे में ऐसा कुछ नहीं जानना, और ब्लैक के बारे में फिर 2 है, एक अल्फा ब्लैक और एक बीटा ब्लैक। तो मेरी बातों को आप समझे, हमें 3 फास्फोरस को पढ़ना है, बाकी को सिर्फ नाम हमें सुनना है। वायलेट, स्कारलेट, रेड का हमें बस नाम जान ले अपन, काफी है, उससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद हमने क्या बोला, व्हाइट के भी 2 सब एलोट्रॉप, जैसे अलग अलग एलोट्रॉप के सब एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे सल्फर का, तो सल्फर के एक पर्टिकुलर एलोट्रॉप के कई सब एलोट्रॉप्स होते हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ऐसे करके। ब्लैक, रेड में भी होता है बट हमें नहीं जानना। और ब्लैक में 2 होता है, अल्फा बीटा। आप अपनी जब एनसीईआरटी पलटेंगे तो आपको ब्लैक के दोनों सब एलोट्रॉप्स के बारे में उसका डिस्कशन है 12th में जब पलटेंगे। हाँ, आपके एनसीईआरटी में व्हाइट के दोनों फॉर्म के बारे में डिस्कशन नहीं है, बस व्हाइट फॉर्म लिख के उसने आगे बढ़ा है। तो हम भी जब अभी पढ़ाई करने वाले हैं तो अपन व्हाइट को सिर्फ व्हाइट करके पढ़ेंगे, उसमें अल्फा और बीटा बांट के नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ब्लैक को अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक दोनों करके हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मेन एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस क्या क्या लिखे हो छोटू, और क्लियर लिखो तो मैं अच्छे से समझा सकता हूं। चंपारण की धरती से नमस्कार जी, नमस्कार। द राजगुप्ता, सर आप हार्ड पढ़ाते हो भाई, पढ़ाने में हार्ड क्या है? अरे भाई हम कोई लोहा है जो छूने पर हार्ड है? हार्ड पढ़ाते हो भैया, इसका मतलब क्या होता है हार्ड पढ़ाते हो? एक्चुअली आपको टफ इसलिए लगती होगी क्योंकि मैं पढ़ाता हूं और लोग इनऑर्गेनिक पढ़ाते ही नहीं है, इसीलिए हो सकता है आपको हार्ड लग रहा हो। लेकिन भाई साहब हम हार्ड नहीं पढ़ाते हैं, हम ऐसा पढ़ाते हैं जो गुज गुजाता है। ये हमारे अपनी भाषा है हमारी, ठीक है, जो बड़ा सॉफ्ट होता है, व्हाइट फास्फोरस की तरह एकदम वैक्सी टच। हम ऐसा पढ़ाते हैं, लेकिन आप कभी आइए तो हवेली पे, तब तो हम समझाएंगे। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिए। अच्छा, हार्ड मतलब बेस्ट? अरे सॉरी राज जी, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे आपने हमारी तारीफ की और हमने आपका ले लिया यार। सॉरी। चल आजा 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 आजा। अच्छा, बेस्ट बेस्ट, हाँ थैंक यू थैंक यू। चल आजा। तो भाई अच्छे से लिख देते ना। तो हमने क्या बोला बेटा, हमने बोला कि व्हाइट फास्फोरस के भी 2 सब एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन हमें इसका नहीं जानना। तो एलोट्रॉप एक फास्फोरस एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट है, बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, व्हाइट रेड ब्लैक मेनली है, वायलेट स्कारलेट रेड आप जान ले बस, और येलो फास्फोरस नाम का कोई फास्फोरस नहीं होता। व्हाइट भी 2 तरह के होते हैं, अल्फा बीटा, हम देख लेंगे अभी। और रेड के बारे में कुछ ऐसा हमें नहीं पता, उसमें भी 2 तरीके के होते हैं, लेकिन हमें नहीं जानना। और ब्लैक तो पक्का जानना, इसलिए हमने टिक कर दिया। पेज नंबर 2 पर आता हूं, पहले पेज में उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे आता हूं, पेज नंबर 3। अब यहां से कहानी शुरू होगी किसकी बेटा? व्हाइट फास्फोरस की। अब यहां से कहानी शुरू हो रही है व्हाइट फास्फोरस। ध्यान से, व्हाइट फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है P4, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4। आराम से पॉइंट वाजा आते जाइए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4। अगला पॉइंट, दिस इज अ व्हाइट वैक्सी सॉलिड। ये व्हाइट कलर का है और ट्रांसल्यूसेंट, व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड। ध्यान से देखिएगा, 2-3 पॉइंट है इस पर। पहला तो व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट मतलब हल्का सा ना वो क्या कह सकते हो आप, पारदर्शी थोड़ा सा। तो व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी, वैक्सी मतलब
छूने पर काफी सॉफ्ट, मोम की तरह सॉलिड। व्हाइट फास्फोरस का फिजिकल अपीयरेंस, दिस इज फिजिकल अपीयरेंस, वो कैसा दिखता है, तो काफी सॉफ्ट होता है व्हाइट फास्फोरस। क्लियर हो गया ना। लेकिन वहीं पर जानिए रेड और जो ब्लैक होते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो हार्ड टू टच, मतलब उनको छूने पर थोड़ा टफनेस है उसमें। लेकिन जो व्हाइट फास्फोरस है वो एकदम सॉफ्ट है, मोम की तरह, मतलब एकदम छुइएगा तो हाथ फिसलेगा आपका। ठीक है, तो व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड, और ये इसका फिजिकल अपीयरेंस हो गया। डज नॉट एग्जिस्ट नेचुरली, भाई साहब मतलब नो नेचुरल अबंडेंस। कुछ क्लियर हुआ। बहुत लोग इसमें भी मात खाते हैं, बोलते हैं कि व्हाइट फास्फोरस नेचर में पाया जाता है। आप इस कंफ्यूजन को इनऑर्गेनिक में बहुत लोग गलत पढ़ाते हैं, और लाइन बाय लाइन लोग चूंकि चेक कर नहीं पाते हैं तो इसलिए उनका सुपर हिट होते जाता है। तो हमने बोला ये एग्जिस्ट नहीं करता है नेचुरली। नेचुरली मतलब नेचुरल अबंडेंस, मतलब नेचर में पाया जाना। एग्जिस्ट करना वो दैट इज अनदर थिंग। बट हमने क्या बोला बेटा, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नेचर में नहीं है वो, ऐसे नेचुरली अबंडेंट नहीं है। तो सर ये फिर आया कैसे, इसको बनाया जाता है दोस्त। इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ फॉस्फोराइट मिनरल। इसको बनाया जाता है कैसे, रिडक्शन ऑफ फॉस्फोराइट मिनरल। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, जेई आईआईटी एडवांस्ड वालों ने कई बार इसको पहले पूछा हुआ है, रिसेंट के ईयर्स में तो नहीं मिलेगा। तो इसको रिडक्शन कराया जाता है फॉस्फोराइट मिनरल। अब आ जाइए, फॉस्फोराइट मिनरल इज व्हाट, Ca3PO4 दिस इज फॉस्फोराइट मिनरल। ये हमारा फॉस्फोराइट मिनरल है, खनिज जिसको बोलते हो। SiO2+C, आगे मैं जब आप मेटलर्जी पर होगे तो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। कोक, ठीक है, और काफी हाई टेम्परेचर, मतलब अप्रॉक्स 2000 के आसपास, 1800 के ऊपर जाता है ये। तो इसमें फॉस्फोरस +5 है फॉस्फेट में, इसी का रिडक्शन होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, क्या याद करो कि हेमेटाइट ओर को जब आप कोक डालते हो तो वो रिड्यूस करता है, उसका रिडक्शन होता है, और हेमेटाइट Fe2O3 आयरन में आता है। तो वही मेथड है, बस फॉस्फोराइट हमने लिया है और उसको कोक रिड्यूस करके P4 में लाता है, व्हाइट फॉस्फोरस P4 प्लस बाकी चीजें जो बनती है उस पर ध्यान नहीं देना, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट प्लस CO गैस, तो बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना। मतलब इंपॉर्टेंट क्या हुआ इसमें, इंपॉर्टेंट ये हुआ कि फॉस्फोराइट, ये लाइन इंपॉर्टेंट हुआ कि फॉस्फोराइट मिनरल का, बस आपको बस इतना बोलना है, क्या Ca3PO4 बस इतना बोलना बेटा, Ca3PO4 इसको कार्बन कोक से क्या किया गया, रिडक्शन, और क्या बन गया P4, दैट्स इट। अगर आपने इतना भी याद रखा हुआ है तो आपका काम हो गया। क्लियर है। बाकी अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप ठीक है, आप कंप्लीट कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी ने बोला, यहां पे मैंने बोला कि P4 जो है व्हाइट फास्फोरस, वो नेचुरल, उसका अबंडेंट, वो नेचुरली अबंडेंट नहीं है, मतलब वो नेचर में ऐसे नहीं पाया जाता। जैसे हाइड्रोजन नेचर में पाया जाता है H2 में, ऑक्सीजन नेचर में पाया जाता है O3 के फॉर्म में। तो व्हाइट फास्फोरस का कोई नेचुरल अबंडेंस नहीं है। तो वो होता कैसे, हम उसे प्रिपेयर करते हैं, बना के रखते हैं। अब बनाते कैसे हैं, अच्छे से सुनेंगे आप, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। बनाते कैसे हैं दोस्त, फॉस्फोराइट नाम के एक मिनरल को, दिस इज फॉस्फोराइट, उसको कोक के थ्रू अपन फर्नेस में, मतलब भट्ठी जिसको बोलते हो, उसमें कोक के थ्रू उसका रिडक्शन कराया जाता है। SiO2 यहां एक स्लैग के तरह काम करता है, उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है आशुतोष, आपने पूछा, सॉरी, फ्लक्स की तरह काम करता, बट आपने उस पर ध्यान नहीं देना। अभी मेटलर्जी में जाओगे तो थोड़ा इस रिएक्शन को और एक स्टेप में मैं समझाऊंगा उस समय। फिलहाल फॉस्फोराइट का रिडक्शन हुआ, किसने रिडक्शन किया, कोक, और P4 बना। अब अगला आ जाइए, व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला P4। तो हमने फॉर्मूला लिखा इस पेज में, फिजिकल अपीयरेंस लिखा इस पेज में, हमने लिखा कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, उसे प्रिपेयर किया जाता फॉस्फोराइट मिनरल के रिडक्शन से। और हमने सिंपली बताया कि कैल्शियम फॉस्फेट पर कोक के थ्रू रिड्यूस करके P4 बनाया। नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, यहां तक बड़ा सिंपल है। और आशुतोष SiO2 के रोल पर अभी नहीं जाना, वो फ्लक्स के रूप में इस्तेमाल होता है, मेटलर्जी में समझ जाओ।
अगला पॉइंट मैं क्या डिस्कस करूं, आ जाओ, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। आराम से, अब मैं व्हाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर पर बातें कर रहा हूं, आराम से आ जाइए। व्हाइट फास्फोरस दो तरह के होते हैं, सबेलोट्रॉप्स, आराम से, एक हमने बोला अल्फा व्हाइट और एक हमने बोला बेटा बीटा व्हाइट। अल्फा व्हाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज बीसीसी, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक विथ टेट्राहेड्रॉन P4 यूनिट्स। अच्छे से, और जो बीटा व्हाइट है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हेक्सागोनल। हमने अभी बोला कि फास्फोरस दो तरह के होते हैं, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। ये सब एलोट्रॉप्स हो गया, ठीक है, ये सब एलोट्रॉप्स हो गया। देखिए, अगर नहीं कुछ बोला जाए, नहीं कुछ क्या, कुछ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हमने बोला कि व्हाइट फास्फोरस का हमें सब एलोट्रॉप्स पढ़ना नहीं है। तो जो कॉमन व्हाइट फास्फोरस है दिस इज दैट, अल्फा फॉर्म ही कॉमन है, कॉमन व्हाइट फास्फोरस। कौन सा फॉर्म है, अल्फा। बीटा जान लिया हमने, बस एक होता है वो हेक्सागोनल होता है, और हमें इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस हमने लिख दिया, ठीक है, मतलब उस पर ध्यान भी नहीं देना। अगर आप बोलो तो मैं मिटा भी दूं, उसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि अल्फा का सबेलोट्रॉप्स आपको नहीं पढ़ना होता, बीटा का सबेलोट्रॉप्स पढ़ना होता। तो आज बेटा अल्फा वाला जो व्हाइट है, अगर नहीं कुछ बोलो तो कॉमन व्हाइट फास्फोरस का मतलब यही समझा जाता। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है बीसीसी। व्हाट इज बीसीसी, आ जाओ अच्छे से। बीसीसी इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, पिछले क्लास में हमने डिस्कस करा हुआ था। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको क्यूब का लुक देता है, और उसके सारे कॉर्नर्स पर एटम्स लगे होते हैं, और एक सेंटर पर भी एटम लगा होता है, और बाकी सारे कॉर्नर्स पर तो एटम है ही। तो सिंपली बीसीसी का मतलब आप यही समझते हो, और यही समझना भी है, ठीक है। मतलब कहानी क्या है, तो व्हाइट फास्फोरस वो ऐसा दिखता है। अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो P4 मॉलिक्यूल्स हैं, गेट इंटरलिंक्ड फॉर्मिंग बीसीसी। आराम से, आराम से, और डाउट होगा तो फिर आप बोलोगे कि सर एक बार और समझाओ, मैं फिर एक बार और समझाऊंगा। आप चाहो तो लाइव क्लास को, इस लाइव क्लास को अच्छे से ऑफलाइन की तरफ फील कर सकते हो, क्योंकि डाउट जितने होंगे सब पूछने चाहिए हमें, ठीक है। आ जाइए, और इसमें काफी टाइम भी सेव होता है, इतना ऑफलाइन में हम लोग कर भी नहीं पाते, कुछ ना कुछ हर्डल्स आते रहता। आ जाओ, हमने बोला कि अगर आपसे कोई व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर पूछे तो 9-10 से आप टेट्राहेड्रल बोलते हो ना, टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय है हिंदी में। एक्चुअली जो P4 है वो उसका एक यूनिट है, ध्यान से, टेट्राहेड्रल जो है वो एक यूनिट है। सर आपने क्या बोला, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बस बने रहना आपको वीडियो पे। हमने बोला बेटा कि ये जो व्हाइट फास्फोरस आप 9-10 में पढ़ते हो कि P4 होता है टेट्राहेड्रल, मतलब एक फास्फोरस यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, पढ़ते हो ना। अब सारे को मिला दो, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो आप पढ़ते हो P4, इसमें कोई डाउट नहीं, यही व्हाइट फास्फोरस, बट ये तो एक मॉलिक्यूल है ना, ये तो एक मॉलिक्यूल है। लेकिन जब आप व्हाइट फास्फोरस का टुकड़ा लोगे हाथ में, तो उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, तो एक P4 दूसरे P4 से जुट गया, तीसरे से जुट के, मतलब कुछ P4 मिल करके वो क्या करता है, क्यूब बनाता है। ऐसे समझो ना, यहां पे बेटा देखिए, एक P, एक P, एक P, ये वाला लिया, एक P नीचे सेंटर वाला ले ले, तो ये देखो एक टेट्राहेड्रॉन का फील देगा आपको। क्लियर हुआ, ऐसा एक फील देगा ये।
तो ऐसे ही दूसरे तरफ कोई होगा अटका हुआ, इस तरह से कोई दूसरा होगा, इधर होगा अटका हुआ, वेंडरवाल फोर्स होगा। मतलब यही ढेर सारा P4 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 अंदर में है, P4 P4 इस तरह से करके अंदर में है। और ये लोग मिलके क्या बना रहे हैं, कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, क्लियर बनाते हैं। तो बीसीसी क्यूबिक, एक क्यूब के तरह जिसमें सेंटर पर भी एक एटम, एक क्यूब के तरह जिसमें सेंटर पर भी एक एटम हो, तो ये क्यूबिक, बीसीसी क्यूबिक स्ट्रक्चर हुआ। तो हमने क्या बोला, इसका स्ट्रक्चर है अल्फा व्हाइट का। अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, बीसीसी क्यूबिक। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में बीसीसी क्यूबिक नहीं मौजूद है तब आप टेट्राहेड्रल टिक करेंगे। कहानी क्या है, डायमंड को भी ध्यान से सुने, डायमंड में भी यही हिसाब किताब है, डायमंड 4, डायमंड में भी यही हिसाब किताब है। डायमंड में भी आप टेट्राहेड्रल बोलते हो ना बेटा, तो एक्चुअली क्या होता है ना, टेट्राहेड्रल एक यूनिट है और ऐसे कई C4 यूनिट मिल करके वो भी क्यूब बनाते हैं। तो डायमंड का भी स्ट्रक्चर आपको टेट्राहेड्रल की जगह क्यूबिक बोलना चाहिए। तो व्हाइट फास्फोरस का भी स्ट्रक्चर आपने क्या बोलना है, क्यूबिक बोलना है। अगर कोई ज्यादा समझदार है तो वो क्यूबिक बोलेगा, कम समझदार है तो वो टेट्राहेड्रल बोलेगा। क्यों, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल P4, एक व्यक्तिगत P4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बोल रहा है टेट्राहेड्रल। लेकिन हमने क्या सिखाया, कई सारे P4 मिल करके वो अपने कॉर्नर्स को शेयर करते हुए क्या बना देते हैं, एक क्यूब का लुक देते हैं। तो इससे बाहर निकलते हैं अपन, अल्फा व्हाइट फास्फोरस जो कॉमन व्हाइट फास्फोरस है उसका स्ट्रक्चर बोलना पड़ेगा बीसीसी। फुल फॉर्म क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब क्यूबिक बॉडी में एक सेंटर पर भी एटम है। हमने दिखाया एक P4, एक P2, P3 P, मान लो ये लिया, एक ये सेंटर का ले लो, तो ये मिलाकर के एक P4 बना ना। तो यही P4 अंदर में है, यही P4 इस तरह से का एक P4 है। तो कुछ कुछ P4 मिलकर के ये क्या कर रहा है बेटा, ओवरऑल एक क्यूबिक लुक दे रहा। तो क्या इस पेज का आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस पहले क्लियर हो गया। हमने क्लियर कर दिया कि बीटा व्हाइट जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, अल्फा व्हाइट। तो क्या आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि आपने स्ट्रक्चर बोलना, अगर स्ट्रक्चर बोला जाए तो स्ट्रेट बीसीसी बोलोगे, अगर आपके ऑप्शन में बीसीसी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल। बट पॉइंट क्या है, टेट्राहेड्रल यूनिट से वो बनता। हमने आपको पिछले क्लास में मतलब एलोट्रॉप के फर्स्ट लेक्चर में समझाया भी है, इसको एक बार और समझा देता हूं। जैसे आपने फुटबॉल देखा, आराम से सीखो समझ जाओगे। जैसे आपने फुटबॉल देखा, फुटबॉल अगर आपसे पूछे कि फुटबॉल का स्ट्रक्चर क्या है तो आप बोलोगे स्फेरिकल। आपसे किसी ने बोला कि फुटबॉल इज हेक्सागोनल तो आप हंस दोगे कि बट बदमाश, फुटबॉल हेक्सागोनल कहां से, स्फेरिकल। अब मैं बोलूं कि फुटबॉल को नजदीक लाओ, एकदम आंखों के सामने और एकदम क्लोज से देखो, तो क्या बोलोगे, अरे सर फुटबॉल में तो एक हेक्सागोन बना हुआ है, अष्टभुज, और ढेर सारे हेक्सागोन सर मर्ज होके मिलके ओवरऑल स्फेरिकल हो गया। समझ में आया। तो फुटबॉल इज स्फेरिकल विथ हेक्सागोनल यूनिट्स, यूनिट स्ट्रक्चर हेक्सागोन है, मतलब छोटा छोटा हेक्सागोन मिलकर के क्या हो गया, एक छोटा छोटा हेक्सागोन मिलकर के क्या हो गया, एक, समझो बात को, क्या बना लिया वो कंप्लीटली एक स्फेयर। और समझाता हूं, मैच बॉक्स आपने देखा, माचिस मेरे पास होगा एक यहां पे, देखो ये अगर एक मैच बॉक्स है तो इस मैच बॉक्स का अगर स्ट्रक्चर हमें बोलना है तो आप स्ट्रक्चर इसका बोलते हो क्या, क्यूबाइड। हिंदी में बोलते हैं इसे घनाभ, जिसके सारे एजेस बराबर नहीं होते हैं। अब ये जो क्यूबाइड है, तो जरा सोचो इस क्यूबाइड में बहुत सारे आयत, रेक्टेंगल मिले हुए हैं, मतलब इसका बेसिक स्ट्रक्चर रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल पीछे, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ये। इसमें एक ये, एक तरह का रेक्टेंगल ये हुआ, दूसरे तरह का रेक्टेंगुलर ये हुआ और तीसरे तरह का रेक्टेंगल ये हुआ। तीन तरह के रेक्टेंगल्स फ्यूज करते हैं, मर्ज होते हैं, मिक्स होते हैं, तब ये ओवरऑल क्या बनता है, क्यूबाइड। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी कि कुछ टेट्राहेड्रॉन्स मिलके, ये टेट्राहेड्रॉन है, कुछ टेट्राहेड्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं बेटा, आपस में मर्ज होकर के ओवरऑल क्यूबिक लुक देते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, नॉट क्यूबिक। क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में अंतर होता क्या है कि बीसीसी जब बोलते हो तो उसमें सेंटर पर भी एक एटम आता है, हमने घेरा,
और जब क्यूबिक बोलते हो तो उसमें सेंटर पर एटम नहीं होता। तो क्या आप सबका यह क्लियर हुआ कि व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर बीसीसी है, और क्या यह आपका अच्छे से क्लियर हुआ कि यह बीसीसी का बेसिक स्ट्रक्चर जो यूनिट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, P4। तो हमने यहां पे लिखा है विथ टेट्राहेड्रॉन P4 यूनिट्स, टेट्राहेड्रॉन P4 यूनिट्स। सभी लोग एक बार बोले अच्छे से, क्लियर हुआ या नहीं सभी लोग? आशीष कुमार, जी हां, वेंडरवॉल फोर्स बिल्कुल सही है आपका। सभी लोग एक बार बता दें ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं। शुभम कुमार 4 क्लियर हुआ सर, गुड, यस सर, यस सर, वेरी गुड, जी सर, यस सर। सभी लोग एक बार टाइप करें, जल्दी से बताइए। स्ट्रक्चर तक मामला क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस पे आगे बढ़ूंगा, वाटर सॉल्युबिलिटी पे जाऊंगा। शशांक, शुभम, लेवन, स्पाइडर, अंकित राज, अभिमन्यु सिंह, आशुतोष कुमार, आशीष, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आदित्य रंजन, हाँ गुरुजी। हरे राम कुमार, वेरी गुड सर, गुड, ठीक है। सभी लोग बता दें एक बार, किन्हीं का डाउट निकल के आएगा तो मैं क्लियर करूंगा उसको। चलिए, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज में आता हूं। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया, एलोट्रॉप्स फास्फोरस का इंट्रोड्यूस किया पार्ट 1, ऑब्वियस आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमने बोला फास्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, व्हाइट, रेड, ब्लैक, वायलेट, स्कारलेट, रेड, ब्लू, येलो वगैरह जो भी है। येलो होता नहीं है। व्हाइट फास्फोरस के 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा ही पढ़ना, बीटा जानना नहीं है। ब्लैक का दोनों फॉर्म पढ़ना। ये 3 मेन एलोट्रॉप्स हैं। हमने बोला कि व्हाइट फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4 है। ये व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड है। फिजिकल अपीयरेंस इसका हमने बोला ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे नेचुरल अबंडेंस नहीं है, इसे हम बनाते हैं फॉस्फोराइट मिनरल के रिडक्शन से। हमने बोला कि स्ट्रक्चर में व्हाइट फास्फोरस के 2 फॉर्म अल्फा और बीटा में, एक का स्ट्रक्चर होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी, और एक का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, जो सिलेबस में नहीं है तो हमने इसे हटा दिया। नहीं कुछ बोले तो व्हाइट फास्फोरस का मतलब होता है अल्फा व्हाइट। इसके स्ट्रक्चर में भले इसका बीसीसी स्ट्रक्चर है, बट बहुत सारे P4 यूनिट्स मर्ज होकर के आपस में वो बीसीसी क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज में आता हूं, पेज नंबर 5। आइए, व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चरल एनालिसिस मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, और केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले आ जाओ और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एमपी एंड बीपी, पहले ये डिस्कस करता हूं। आ जाइए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाइट फास्फोरस जिसके अंदर P4 मॉलिक्यूल्स हैं का मेल्टिंग पॉइंट है 44 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, और इसका बीपी 280 के जस्ट ऊपर है। ठीक है, 282 होता है, जस्ट अब बोलिए 280 अप्रॉक्स लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो और बेहतर होगा, लगभग बराबर 280। मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा देखिए अच्छे से। मतलब 44 बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, 44 बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है। हम लोगों के इंडिया में तो समर टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है 44। मतलब P4 जो है 44 पे आके वो वैक्स मोम की तरह मतलब पिघलना शुरू होता है, वैक्सी सॉलिड। इसका मतलब क्या है ना कि ये थोड़ा 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 इवेपोरेट करेगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई नहीं है। तो आप इसका लो मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे या इजीली मेल्टिंग सॉलिड बोल देंगे। इसके वजह से क्या होता है कि व्हाइट फास्फोरस इवेपोरेट्स स्लोली, गिविंग P4 वेपर। धीरे धीरे वो क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, स्लोली धीरे धीरे वो क्या होता है, इवेपोरेट करता है। तो इवेपोरेट करेगा तो वेपर बनाएगा। किस चीज का वेपर, P4 का। मतलब उसका वेपर प्रेशर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सा सॉलिड है। ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं बेटा वोलाटाइल सॉलिड। P4 को क्या बोला जाएगा, वोलाटाइल सॉलिड। अच्छे से मेरी बातों को सुनेंगे। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने के कारण, कमजोर होने के कारण वो थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट करते रहता है।
क्या बोला हमने? कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होने के कारण वो थोड़ा थोड़ा क्या करते रहता है? इवेपोरेट करते रहता है। ऐसे सॉलिड को हम वोलाटाइल वाष्पशील सॉलिड बोलते हैं। इसका एग्जांपल और आप समझना चाहें वोलाटाइल सॉलिड में, तो आपको तो घर में यूज करने वाला कैम्फोर आपको पता ही है। कैम्फोर थोड़ा थोड़ा क्या करते रहता है? इवेपोरेट। केमिस्ट्री के टर्म में आप और ज्यादा अच्छे से बोले, आयोडीन। क्लियर हुआ? ये क्या है? आपका वोलाटाइल सॉलिड है, मतलब ये सब का मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण है सॉलिड। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल आपस के कमजोर हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा क्या करते रहता है? इवेपोरेट। अब अगला पॉइंट क्या है कि एक्चुअली व्हाइट फास्फोरस इज पॉइजनस। व्हाइट फास्फोरस इज, मेरी बातों को अच्छे से सुनेंगे, व्हाइट फास्फोरस इज एक्चुअली पॉइजनस। व्हाइट फास्फोरस इज पॉइजनस। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई पर्सन, कोई आदमी फास्फोरस के खदान में, माइंस में, या कह सकते हो कि जहां फास्फोरस बनता है उस इंडस्ट्री में, वहां पे काम करता है अगर, तो व्हाइट फास्फोरस अगर एयर में थोड़ा थोड़ा वोलाटाइल हुआ तो वो आदमी, ये पॉइजनस है, तो उस आदमी के इनहेलेशन के थ्रू वो क्या करेगा? ब्रीद कर लेगा फास्फोरस को अंदर। फास्फोरस के अंदर जाने से धीरे धीरे, तुरंत डेथ नहीं होगी, लेकिन बहुत सारा लीवर डैमेज हो सकता है, इसका बहुत सारा डिसफंक्शन, किडनी डिसफंक्शन हो सकता है, लीवर डैमेज होता है, और सबसे जो बड़ा इंपैक्ट होता है व्हाइट फास्फोरस का इनहेलेशन से, वो आपकी हड्डियों को खोखला कर देता है और बोन्स ब्रेक करना, डिसोसिएट करना शुरू कर जाता है थोड़ा थोड़ा, डिसइंटीग्रेशन उसको बोलते हैं हम लोग। बोन थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगता है। इसीलिए जो व्यक्ति व्हाइट फास्फोरस के साथ रेगुलर काम करता है उसको बोन वीकेनिंग की प्रॉब्लम होती है। दिस इज कॉल्ड इन केमिस्ट्री फॉसी जॉ। फॉसी जॉ, ठीक है। यूज लेमन स्पाइडर, ठीक है, मैं बताता हूं, खतरनाक यूज बताऊंगा यार, क्या पूछ दिया कि लेमन स्पाइडर ने, बस नाम आप अपना ईमानदारी से बता दीजिए, बहुत अच्छा यूज बताएंगे आपको व्हाइट फास्फोरस का फिर हम। तो ये पॉइजनस, इसीलिए होगा क्या? सो पर्सन्स वर्किंग विथ, वर्किंग इन phosphorus mines may suffer from फॉसी जॉ। क्या बोला हमने? फॉसी जॉ एक टर्म। व्हाट इज दिस? दिस इज बोन वीकेनिंग प्रॉब्लम, हड्डियों का कमजोर होना, बोन वीकेनिंग डिजीज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फॉसी जॉ। और लीवर डैमेज भी इसका कॉमन, लीवर डैमेज हो सकता है इससे, किडनी डिसफंक्शन हो सकता है। किस चीज के इनहेलेशन से? किस चीज के इनहेलेशन से? व्हाइट फास्फोरस के इंटेक से। 1830 तक, 1830 तक जो है ना, पहले अप टू 1830, ये जो व्हाइट फास्फोरस है ना बेटा, ये वे यूज्ड टू मेक मैच बॉक्स। समझ में आया? जो मैच स्टिक्स है ना, माचिस की तीली, काठी जिसको अपन बोलते हैं, तो पहले इसमें व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल होता था 1830 तक, लेकिन धीरे धीरे उसको बैन कर दिया गया, बंद हो गया। तो अभी तो व्हाइट फास्फोरस का यूज नहीं है वो मैच स्टिक पर। तो एक बात का ध्यान रखें, मैच स्टिक पर कभी नहीं बोले कि आप व्हाइट फास्फोरस, बहुत सारे लोग पढ़ा भी देते हैं इसको कि मैच स्टिक पर व्हाइट फास्फोरस होता है, ठीक है। क्योंकि क्लियर हो गया ना, इसको धीरे धीरे, क्योंकि वो पॉइजनस चीज है ना, लोग बहुत सारा व्हाइट फास्फोरस जमा किया, लेके खा लिया बहुत सारे मैच स्टिक का, तो घर में रेडीमेड पॉइजन हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, कोई चीज अगर पॉइजनस चीज घर में एकदम बहुत रेगुलर यूज होता है तो लोग उसको, गवर्नमेंट ब्लॉक कर देती है, उस पर बैन कर देती है। जैसे मुझे याद है पहले इस्तेमाल होता था चूहे के दवा में साइनाइड, साइनाइड का स्मेल भी खतरनाक होता है। तो साइनाइड को धीरे धीरे लोग, जब न तब चूहे का दवा खा ले और डेथ हो जाए लोगों की, कोई टेंशन हो, चूहे की दवा खा लो, तो बड़ा कॉमन था घर में पहले मरना, तो इसको बैन कर दिया। अब हो गया रोडेंटाइट केक, और रोडेंटाइट केक से इंसानों का डेथ इजीली नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत मुश्किल है, और उसका डिसफंक्शन होगा कि आप पागल हो जाएंगे, कुछ कुछ मतलब मोदी जैसे
मोदी जी जैसे कुछ कुछ बोलते रहेंगे। तो समझ गए ना आप? तो जो चीजें, जो केमिकल आपके घर में आराम से आ रहा है और उससे आपके डेथ हो सकती है डायरेक्ट, उसको धीरे धीरे बैन किया जाता है। तो व्हाइट फास्फोरस जो है कंप्लीटली क्या है, बैन हो चुका है। किसमें? मैच स्टिक पर। अब आ जाइए, मैं आगे इसका इंपॉर्टेंट यूज आगे डिस्कस करूंगा, जस्ट आ रहा। तो हमने आपको बोला कि वाई एमपी एंड बीपी में इसका मेल्टिंग पॉइंट 44 डिग्री सेल्सियस है। इससे यह क्लियर हो गया कि यह बहुत इजीली मेल्टिंग सॉलिड है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा नहीं है, लो ही बॉइलिंग पॉइंट, 280 बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो इसके वजह से व्हाइट फास्फोरस थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट करता है और P4 का वेपर आता है। तो आप इसको वोलाटाइल सॉलिड बोलेंगे। आपको 4 ऑप्शन दे के 4 एलिमेंट के बारे में अगर बोलेगा इनमें से कौन एलिमेंट वोलाटाइल सॉलिड है, कौन से एलिमेंट वोलाटाइल सॉलिड है, तो आप ध्यान रखेंगे आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें वोलाटाइल सॉलिड के रूप में 2 एलिमेंट सबसे ज्यादा फेमस है एलिमेंट्स में, एक फास्फोरस और दूसरा आयोडीन। ये एयर में सब्लिमेशन प्रोसेस में चलते रहता, मतलब थोड़ा 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 थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, हम मोदी जी के फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं, इसमें कोई शक थोड़ी ना है। अरे मोदी जी मानव नहीं यार, महामानव आदमी है। पहली बार ऐसे कोई आए हैं कि मतलब झूठ भी बोलते हैं तो सीना तान के। तो मोदी जी से हम लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। ऑनलाइन में तो कम से कम काम आएगा ना ये सब चीज, समझ रहे हो प्रभाकर? मोदी जी जिंदाबाद। चलिए आइए बेटा, तो 2 एलिमेंट हमने बोला किस चीज के फॉर्म में, वोलाटाइल सॉलिड के फॉर्म में। कौन कौन 2 एलिमेंट हमने बोला? एक बोला आयोडीन और दूसरा व्हाइट फास्फोरस, ये ध्यान रखें। आ जाओ अगले पेज में अब बातें कर रहा हूं। पॉइजनस फॉसीजॉ, ध्यान से। वाटर सॉलिबिलिटी, चलो सॉलिबिलिटी बाद में, पहले रिएक्टिविटी लिखता हूं। व्हाइट फास्फोरस की रिएक्टिविटी के बारे में बात करो, आराम से आ जाओ लोग। P4 टेट्राहेड्रल, ऑब्वियस ये प्लेनर नहीं है, 3 डायमेंशनल है। प्लेन में नहीं है ना सारे एटम्स, 3 डायमेंशनल है। आराम से आइए देखिए, ये जो आपका बॉन्ड एंगल है बेटा, दिस इज 60 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री। और जो यहां पर फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन है 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपने अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना समझना है। क्या मेरी आवाज क्लियर है? कुछ लोगों ने लिखा है कि सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस सही है ना? वॉइस तो सही है ना? क्लियर है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, आ जाइए बेटा। वो आप एक बार बैक करके दोबारा से रिकनेक्ट कर ले, आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो हमने बोला कि इसमें फास्फोरस का हाइब्रिडेशन है sp3। जैसे मिथेन आप पढ़ते हो 9th-10th में, आपने पढ़ा, मैं 9th-10th लेवल पे बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशन के भी लोग होते हैं इसमें। तो आप मिथेन को भी sp3 बोलते हो और यहां भी टेट्राहेड्रल बोलते हो। तो जब भी आप sp3 और टेट्राहेड्रल बोलते हो तो बॉन्ड एंगल हम उम्मीद करते हैं कि 109 डिग्री 28 मिनट हो, मतलब 109 के आसपास हो। तो हमें थीटा अप्रॉक्स कितना होना चाहिए? 109 के आसपास। लेकिन यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है? 60, मतलब 109 पर बॉन्ड एंगल होना चाहिए और उसे हमने दबा के 60 पे लाया है। तो आप समझ सकते हो कि बॉन्ड जहां रहना चाहिए बॉन्ड वहां नहीं है, वो दबाव। तो बॉन्ड में स्ट्रेन है, तनाव है। क्यों? रहना चाहिए जिस जगह पर दोनों पीपी बॉन्ड को, वो वहां ना होकर के वो दबा हुआ है। तो बॉन्ड्स के बीच क्या है आपस में? तनाव। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का थियरी कहता है अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स के बीच तनाव हो, मतलब एंगल जरूरत से कम हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं और कई बार पॉइजनस भी। तो व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस भी है और हाईली रिएक्टिव भी है। आराम से आएंगे चीजों को। हमने क्या बोला इसकी रिएक्टिविटी के पीछे का लॉजिक, ध्यान से। तो बॉन्ड एंगल जो है वो काफी कम है, किससे? 109 डिग्री से। तो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, एंगल में तनाव के कारण, स्ट्रेन मींस तनाव, तो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन व्हाइट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव।
आराम से आइएगा, जहां पे दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं उपलब्ध। किस वजह से व्हाइट फास्फोरस बेटा काफी रिएक्टिव है? तो हमने बोला एंगल स्ट्रेन के कारण व्हाइट फास्फोरस काफी रिएक्टिव है। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कम क्यों है, उसको 3 बॉन्ड बनाना है और 3 बॉन्ड फॉर्म करने का ऑप्शन इसके पास नहीं है, तो इस तरह से ही वो बनाएगा, और ये मल्टीपल बॉन्ड बना नहीं सकता। अगर मल्टीपल बॉन्ड बना लेता तो इसकी वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड बना के फुलफिल हो जाती। बड़ा अच्छा क्वेश्चन प्रभाकर ने पूछा। मैंने बोला बेटा इसको 3 बॉन्ड बनाना है, क्योंकि फास्फोरस के पास 285 होता है, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन जैसे N2 बना लेता तो ये भी P2 बना सकता था, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये अनस्टेबल है, अपने लार्ज साइज के कारण फास्फोरस जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। अब इसे 3 बॉन्ड बनाना है तो ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो इस तरह से बनाएगा, फॉर्म करेगा। वो मल्टीपल बॉन्ड बना नहीं सकता क्योंकि फास्फोरस का लार्ज साइज होता है। तो ये N2 के तरह P2 के फॉर्म में रहेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को किस तरीके से करता है एडजस्ट बेटा, आराम से सुनेंगे। कैसे? इसे 3 बनाना है तो वो 4 फास्फोरस मिलके आपस में 3-3 बॉन्ड बना के कनेक्ट हो गया। और ये प्लेन में नहीं है, क्लियर? आप 3 डायमेंशनल है, ये नॉन प्लेनर है। कभी भी ये नहीं बोल देंगे जोश में आकर के कि सर प्लेन में है, ये नॉन प्लेनर है, 3 डायमेंशनल। एकदम क्वेश्चंस पूछा कीजिए। प्रभाकर वेरी गुड, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा। तो हमने क्लियर किया कि 3 बॉन्ड इसे बनाना था, ये ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं सकता है नाइट्रोजन की तरह, क्योंकि इसका लार्ज साइज है। P2 अनस्टेबल होता है, आगे मैं उस पर भी बात करूंगा, आगे जस्ट आएगा ये भी। तो हमने बोला इसलिए वो क्या करेगा, वो इस तरह के स्ट्रक्चर में आएगा। अब एंगल स्ट्रेन के कारण फास्फोरस रिएक्टिव है, बहुत क्लियर है। एंगल को इतने पे रहना चाहिए था और एंगल को आपने दबा दिया है, तो भैया एंगल जहां रहना चाहिए अगर आपने उससे दबा दिया है तो वो फैलना चाहेगा। फैलने के लिए वो किसी न किसी से चाहेगा कि मैं रिएक्शन करूं ताकि एंगल बढ़ाते रहूं। इसीलिए एंगल स्ट्रेन के वाले मॉलिक्यूल्स काफी रिएक्टिव होते हैं। आपने साइक्लोप्रोपेन सुना है, आपने डायबोरेन सुना है, B2H6। तो ऐसे हजारों मॉलिक्यूल्स हैं, लाखों मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर एंगल स्ट्रेन के कारण उनमें रिएक्टिविटी आ जाती है। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मोटिवेशन हैरी सर ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड यूट्यूब पर रहता है या नहीं? बिल्कुल नहीं रहता भाई, उसके लिए आपके कोर्सेज हैं, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और कोर्सेज देखिए, मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो कभी कभी ले लेते हैं इस तरह। राहुल ने क्या डाउट पूछा, सर जब ब्लैक व्हाइट और रेड फास्फोरस से ब्लैक व्हाइट और रेड से कम पॉइजनस है तो फिर रेड पी का यूज मैच बॉक्स में क्यों? वो अलग चीज है राहुल, उस पर अभी बाद में आते हैं, अभी वेट कीजिए, अभी ये टॉपिक पहले कंप्लीट होना चाहिए। सर इसका मतलब जितने भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं सबके एंगल स्ट्रेन कम होंगे, ऐसा हमने कब बोला? रिएक्टिविटी के 100 रीजंस हो सकते हैं, उसमें से एक रीजन है एंगल स्ट्रेन। क्लियर है शशांक? रिएक्टिविटी के हजारों रीजंस हो सकते हैं, उसमें से एक रीजन है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन है तो रिएक्टिव है, पक्का है। रिएक्टिव है तो एंगल स्ट्रेन है कि नहीं है ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया शशांक? क्लियर हो गया ना? ठीक है, अगला क्या पूछा सर, यू मीन ऑल द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एट लार्ज। देख रहे हो किस किस तरह का डाउट निकल रहा है बेटा। फिर रेडियो एक्टिविटी इज अनदर थिंग, रेडियो एक्टिविटी इन एलिमेंट्स इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन, वो न्यूक्लियस के कारण होता है। और यहां पर जो रिएक्टिविटी है इज ड्यू टू एंगल स्ट्रेन एंड दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक फेनोमेनन, ये इलेक्ट्रॉन की घटना। क्लियर हो गया आपका नमन लेमन स्पाइडर? रेडियो एक्टिव मतलब देखो यार, लिंक करते हो, यही पॉइंट है ना, इसलिए मैं बोलता हूं डाउट पूछा करो। हो सकता है कि ये डाउट और भी किसी के दिमाग में चल रहा हो। रेडियो एक्टिव, हमने अभी यही बोला, रिएक्टिविटी के 1000 रीजंस हो सकते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिएक्टिव नहीं होते बेटा, अनस्टेबल होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिएक्टिव क्यों नहीं होते? रिएक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी, वो अनस्टेबल होते हैं। जैसे फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, वो रिएक्टिव है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, वो रिएक्टिव नहीं है, लेकिन अनस्टेबल पोलोनियम भी और अनस्टेबल रेडियम भी है, फ्रांसियम भी है। रेडियम का हमने हाफ लाइफ पीरियड आपको पढ़ाया 1600 ईयर्स। क्लियर हो गया? गजब गजब डाउट लाते हो भाई। ऑनलाइन में भी तुम लोग डाउट पूछ लेते हो, ये खास बात है। चलिए ठीक है, गुड, आइए आ जाइए, पूछा कीजिए, डाउट पूछेंगे। डाउट बताने में मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ डाउट पूछिए, बस अच्छे अच्छे डाउट्स पूछिए, वो वाले डाउट मत पूछिए जो अनुष्का मैडम से पूछे जाते हैं। आ जाइए ध्यान से। तो हमने बोला बेटा
कि P4 60 डिग्री काफी कम बॉन्ड एंगल है क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 था। IIT 2007 में क्वेश्चन भी है कि P4 के इच लोन पेयर में कितने परसेंट एस कैरेक्टर है, तो 25%, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन है तो 25% एस कैरेक्टर। हमने बोला एंगल स्ट्रेन के कारण व्हाइट फास्फोरस हाईली रिएक्टिव हो गया। अब रिएक्टिव का मतलब आप समझे ध्यान से और चीजों को क्लियर करते हैं। पेज नंबर 7 आ जाइए अच्छे से। So it reacts easily with oxygen or spontaneously burns in oxygen or self ignition this is called pyrophoric। ठीक है, क्या बोला हमने बेटा? कोई चीजें अगर ऑक्सीजन में अपने आप जलने लगे तो उसे हम पायरोफोरिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक बड़ा अच्छा टर्म हमने आपने बताया, पायरोफोरिक, सेल्फ इग्निशन, अपने आप जलना। ठीक है, हाँ शुभम 60 डिग्री। तो सेल्फ इग्निशन, किसी भी चीज का अगर एयर में ऑक्सीजन में सेल्फ इग्निशन हो, वो अपने आप जलना स्टार्ट करे, तो आप सेल्फ इग्निशन को केमिस्ट्री में क्या बोलते हो? पायरोफोरिक प्रॉपर्टी। उम्मीद है क्लियर हो गया। हमने बोला ये इतना रिएक्टिव है कि बहुत आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, अपने आप ऑक्सीजन में जलना स्टार्ट कर देता है। आराम से आ जाओ, अपने आप ऑक्सीजन में जलना स्टार्ट कर देता है। तो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीजन और एयर दो जगह पर व्हाइट फास्फोरस। कहां कहां पे? एक हम आपको दिखा रहे हैं बेटा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और दूसरा अपन डिस्कस करने वाले हैं व्हाइट फास्फोरस इन एयर। दोनों अलग अलग चीज है। एयर इज अ मिक्सचर जहां पर कि अमाउंट ऑफ O2 से काफी ज्यादा होता है अमाउंट ऑफ N2, और N2 इज एन इनर्ट गैस। N2 इज एन इनर्ट गैस। आराम से सुनिएगा। तो इसमें हमें सिर्फ O2 के तरफ समझना है, लेकिन जब आप एयर में डिस्कस करते हो, आप ये ऑफलाइन में नहीं बताए थे। अरे जरूरी थोड़ी ना कि हर चीज यार हर बार याद रहे बेटा, कभी चीजें ज्यादा हो जाती है, कभी कहीं चीजें कम होती है। कुछ चीजें पॉइंट्स आया तो हमने बता दिया, कुछ पॉइंट नहीं आया तो नहीं बताया। अब रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिमाग में आया, किसी ने भी पूछ दिया व्हाइट फास्फोरस का यूज, तो अभी मैं बताने वाला हूँ जस्ट इस पेज में। तो ये चीजें होती है ना पृथ्वी, आपने जो बोला बेटा कि आपस के जो इंटरेक्शंस होते हैं, क्वेश्चंस रेज होते हैं ना, उससे टीचर का भी कंटेंट और निकलता है। इसीलिए मैं बोलता हूं स्टूडेंट जितना ज्यादा चाहेंगे उतना कंटेंट टीचर से निकाल सकते हैं। हाँ टीचर को आना भी चाहिए, ये भी पॉइंट है, नहीं तो बैठ 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 बैठ। तो O2 में P4O10, हाँ मैं वही डिस्कस कर रहा हूं। गुड, आ जाओ। हमने बोला कि व्हाइट फास्फोरस को ऑक्सीजन लेफ्ट साइड लिखता हूं, राइट साइड एयर। यहां पर मैं एक लाइन डाल रहा हूं, ग्रीन लाइन डाल देता हूं। इधर क्या लिखने वाला हूं? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के तरफ जो है कहानी वो ये है कि P4O2 में जब जाएगा एकदम रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करके P4O10 होगा। आप कह सकते हैं व्हाइट फास्फोरस कैचेज फायर इन ऑक्सीजन। वो तेजी से चलता है बेटा, लेकिन किसमें? ऑक्सीजन में। RT मींस रूम टेम्परेचर, हमने गर्म वर्म नहीं किया। हालांकि एग्जैक्ट टेम्परेचर लिखोगे तो 40 के आसपास में बहुत तेजी से जलता, लेकिन हमें ध्यान नहीं देना। हमें जो पढ़ना है हम उस पर डिस्कस करते हैं, हमें ज्ञान नहीं समाधान चाहिए।
ठीक है, नॉलेज नहीं बढ़ाना। तो P4 का हमने बोला ऑक्सीजन में रूम टेम्परेचर पर P4O10 बना रहा। P4O10 फास्फोरस का ऑक्साइड है, और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप गौर करो तो यहां पर +5 है, ठीक है। और काफी तेजी से हमने लिखा कि व्हाइट फास्फोरस कैचेज फायर इन ऑक्सीजन, आग लग जाता, वो जलना स्टार्ट कर देता। ये जो P4 है, गिविंग व्हाइट फ्यूम्स, गिविंग व्हाइट फ्यूम्स, उजला धुआं, किस चीज का? P4O10 का। इसके कारण स्मोक सिग्नल में इसको इस्तेमाल किया जाता। स्मोक सिग्नल आपने सुना होगा, धुएं वाला सिग्नल। सो व्हाइट फास्फोरस शुरू के दिनों में इस्तेमाल होता था, गेट्स यूज्ड ऑल्सो, अरे रहने दो यार आगे पीछे, ऑल्सो यूज्ड टू गिव स्मोक सिग्नल, धुआं, स्मोक, धुआं वाला सिग्नल देने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसको? P4 को। क्योंकि जब आप P4 को मतलब ऑक्सीजन के साथ छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो P4O10 बनाएगा, और P4O10 जो है डीप व्हाइट फ्यूम्स है, डीप लिख सकते हैं यहां पर। चलो आगे पीछे लिख दिया हमने, यहीं पे डीप लिख देता हूं, और क्या, वैसे डीप व्हाइट फ्यूम्स लिखना चाहिए, व्हाइट डीप फ्यूम्स लिख दिया हमने, ठीक है। चलो डेंस फ्यूम बनाता, तो आग लगेगा, मतलब फास्फोरस तेजी से जलेगा। अब आ जाइए, मैं बातें कर रहा हूं किसमें? एयर में। एयर में जब आप इसी व्हाइट फास्फोरस को देखेंगे तो एयर में भी O2 है, लेकिन एयर में क्या है ना, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमने कितनी बार बोला आपसे कि ये एक इनर्ट गैस की तरह काम करता है, तो ये ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करता है, सप्रेस कर सकते हैं, आप कह सकते हैं दबाता है, विच सप्रेस द ऑक्सीडेशन ऑफ P4। ये IIT 2010 में आया हुआ था, इन प्रेजेंस ऑफ गैस एक्स गिविंग, अभी डिस्कस कर रहा हूं, आ जाओ। तो हमने बोला एयर में नाइट्रोजन के प्रेजेंस के कारण इसका ऑक्सीडेशन खुल के नहीं हो पाता है, तो वो P4O6 बनाता है मेनली। ऐसा नहीं कि P4O10 नहीं बनता, बिल्कुल बनता है, लेकिन मेनली क्या बनता है? P4O6। और फास्फोरस जो है इस बार कितने में है बेटा? +3 में, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया, फास्फोरस +3 में। हालांकि इसमें थोड़ा अमाउंट में P4O10 भी बनता है, लेकिन थोड़े अमाउंट में, थोड़ा अमाउंट में। मेनली क्या बनता है? P4O6। एक प्रोडक्ट लिखना तो P4O6, आराम से आराम से। हाँ, P2O5 का डायमर है P4O10, P2O5 एग्जिस्ट नहीं करता, P4O10 ही एग्जिस्ट करता। उसी तरह P2O3 का डायमर है P4O6, P2O3 एग्जिस्ट नहीं करता, P4O6 ही एग्जिस्ट करता। अगर आपसे P2O5 कोई बोल भी रहा तो P2O5 नहीं होता, होता P4O10। उम्मीद है आपकी चीजें क्लियर हो गई। सर ऑफलाइन से ज्यादा आप ऑनलाइन में ही पढ़ाते हैं। बोलिए तो इसमें कम कर देते हैं। प्रिया, कम कर दे क्या? चलो आ जाओ। तो अब क्या है, कहानी क्या बनेगी, मतलब एयर और ऑक्सीजन दोनों को समझना पड़ेगा। एयर में व्हाइट फास्फोरस तेजी से जलता है और आग लगा लेता है। ऑक्सीजन में, एयर में नाइट्रोजन के प्रेजेंस के कारण इसका स्लो कंबशन होता है, दैट इज स्लो कंबशन या स्लो बर्निंग ऑफ फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। कहां पे? इन एयर। लेकिन वहीं पे ऑक्सीजन में क्या था, काफी तेजी से ऑक्सीजन में वो बर्न करता था। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों ऑक्सीजन ही है, लेकिन फिर भी प्योर ऑक्सीजन में जो व्हाइट फास्फोरस होगा वो तेजी से बर्न करेगा, जलना स्टार्ट करेगा, खुद ब खुद आग लगा लेगा। लेकिन इसमें जो है इसका स्लो कंबशन होगा, स्लो बर्निंग होगी, काफी स्लो। वजह क्या है? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। और इतना ही नहीं, ये कंबशन, ये जलना इतना स्लो है कि इसका प्रोडक्ट भी P4O10 न बनकर के कम ऑक्सीडेशन होता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में ये +3 में ही जाता है मेनली। एक प्रोडक्ट लिखना हो P4 एयर में तो P4O6, P4 एयर में एक चीज बोलना हो तो P4O6, P4 ऑक्सीजन में एक चीज बोलना हो P4O10। लेकिन अगर आपको मोर देन वन आ रहा है P4 एयर में तो P4O6 भी होगा, P4O10 भी होगा, मेनली P4O6 बनता है। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी चीजें। आ जाइए अच्छे से। तो हमने डिस्कस किया
कि ये काफी तेजी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से, और अपने आप जलता है। सेल्फ इग्निशन को पायरोफोरिक बोलते हैं। एयर में नाइट्रोजन के प्रेजेंस में स्लो बर्निंग, और इसमें यही कारण है कि व्हाइट फास्फोरस एयर में और अंधेरे में भी चमकता है, बिना लाइट के भी चमकता है, क्योंकि उसका स्लो कंबशन होता है। ऑक्सीजन से वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है, अंधेरे में भी व्हाइट फास्फोरस ग्लो करता है। ध्यान से, दैट्स वाई व्हाइट फास्फोरस ग्लोज इन डार्क, अंधेरे में भी, ठीक है, स्लो कंबशन। और इवन पहले एक बार आईआईटी का क्वेश्चन था कि बोन्स अंधेरे में क्यों ग्लो करता, बोन्स, तो वहां भी यही पॉइंट होता। हाँ, दिस इज कॉल्ड, हाँ सही बोला आपने बेटा, केमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं इसको हम लोग, केमिकल इल्यूमिनेशन, ठीक है। मतलब केमिकली जो ये स्लो बर्न कर रहा है एयर में, इस चीज को हम लोग ये टर्म नाम कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। अब आइए एक टर्म बताता हूं आपको, अभी चूंकि किसी ने पूछा, फास्फोरस बॉम्ब, एक बॉम्ब होता है, अभी किसी ने पूछा इसका यूज, इसलिए मैंने बताया। एक बॉम्ब होता है फास्फोरस बॉम्ब, ताबड़तोड़ इस्तेमाल हो रहा है आजकल यूक्रेन रसिया लड़ाई में। ऑब्वियस सी बात है, छोड़ने वाले भाई साहब यूक्रेन वाले नहीं होंगे, छोड़ने वाले लोग रसिया वाले ही होंगे। और हालांकि रसिया रिफ्यूज कर रहा है कि मैंने कोई ऐसा बॉम्ब नहीं छोड़ा है, लेकिन ताबड़तोड़ इस्तेमाल हो रहा है। ये जो फास्फोरस बॉम्ब होता है, व्हाट इज फास्फोरस बॉम्ब, ये व्हाइट फास्फोरस होता है। व्हाइट फास्फोरस को फेंका जाता है, ठीक है, और जैसे ही व्हाइट फास्फोरस को इस तरीके से फेंका जाता है, इसको जब इसका बॉम्बिंग हुआ, तो बॉम्बिंग के बाद, हालांकि पहले समझ जाइए इसका इफेक्ट, फिर मैं बताऊंगा। जब इसकी बॉम्बिंग होती, इसको फेंका गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसके कारण P4O10 बनना शुरू होता है, और P4O10 ये पॉइजनस है। जैसे P4 पॉइजनस है, तो ये भी क्या अपने आप में पॉइजनस है। यहां पे आप लिख सकते हो जो P4O10 बना, ये पॉइजनस होता है। वहां का P4 पॉइजनस है, तो ये P4O10 भी पॉइजनस है, तो ये पॉइजनस है। और ये फ्यूम्स बन के उड़ रहा है तेजी से, समझ रहे ना, धुआं उड़ रहा है, हालांकि ये सॉलिड भी होता है, लेकिन वहां हाई टेम्परेचर। तो बॉम्बिंग इस तरह से होता है कि P4 का धुआं बने, डेंस फ्यूम, विजिबिलिटी ब्लॉक हो जाए और लोग पॉइजनस चीजों को इनहेल करे, लोगों का डेथ हो सकता है, मतलब लीवर फेल, ये वो सब कुछ, तो डेथ हो सकती है उसकी। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब कहानी क्या है, क्लियर है ना, इसी को हम लोग फास्फोरस बॉम्ब बोलते हैं। कहानी क्या है, इसको वॉर में, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसको बैन नहीं किया हुआ है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं युद्ध में। वॉरियर गैसेस इस्तेमाल होता तो व्हाइट फास्फोरस का बॉम्ब भी, आप फास्फोरस बॉम्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोहिबिटेड जरूर है कि कोई भी घनी आबादी वाली अगर जगह है, तो आप व्हाइट फास्फोरस के बॉम्ब का इस्तेमाल वॉर में नहीं कर सकते, घनी आबादी पे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इजराइल ने भी किया, इस पे जो हमला हुआ था, सीरिया पे जो हमले हुए थे, उसमें फास्फोरस, तो लोग कौन सुनता है यार, लड़ाई में तुम सुनते हो, पापा बोल देते हैं कि लड़ाई में ये नहीं, ये चीज नहीं उठाना, वो नहीं उठाना है, लेकिन क्या पापा खुद जूता चप्पल क्या क्या नहीं उठाते हैं यार, हमसे भी पूछ लिया करो कभी, बाकी तो आप खुद अनुभवी होंगे। हाँ, लड़ाई होता तो मम्मी बेलन, क्या होता छलनी कलछुल, क्या क्या होता, कुछ छोड़ती है और कुछ उठा लेती, तो लड़ाई में क्या कुछ पता थोड़ी ना चलता है यार। हम लोग बाल पकड़ते हैं, उखाड़ लेते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं लड़ाई में, तो ये लोग तो फास्फोरस बॉम्ब फेंक रहा। तो फास्फोरस का इस्तेमाल पॉइजनस चीज होने के कारण बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, न्यूक्लियर नहीं सॉरी, वेपन्स बनाने में, हथियार बनाने में इसका इस्तेमाल होता, तो हमने क्लियर कर दिया। चलिए आगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो व्हाइट फास्फोरस, क्लियर हो गई चीजें यहां तक, सभी लोग बता दें एक बार, हाँ ना, यहां तक के मसले को क्लियर कर लिया जाए, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है ये मैटर, ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस बढ़िया से क्लियर हो गया, और रिएक्टिविटी वाला मैटर क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या ये क्लियर हो गया ना कि अगर ऑक्सीजन में है तो काफी तेजी से बर्न करेगा, लेकिन एयर में है तो स्लो बर्न होगा।
स्लो कंबशन होगा क्योंकि एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन काफी इनर्ट है नेचर में, और उसका ऑक्सीडेशन भी वो अच्छे से होने नहीं देगा, P4O6 बनेगा। IIT 2010 का ये क्वेश्चन भी है। सभी लोग जल्दी से टाइप कर ले एक बार कि चीजें क्लियर हो गई अच्छे से या नहीं, सभी लोग। वेरी गुड। क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। शानदार, किसी का कोई डाउट नहीं आया अभी तक? गुड। अब इसकी सॉलिबिलिटी पर बातें करता हूं। किसकी सॉलिबिलिटी पर? फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस की सॉलिबिलिटी पर। सॉलिबिलिटी ऑफ व्हाइट फास्फोरस, आराम से। व्हाइट फास्फोरस की सॉलिबिलिटी में आप जाने ये वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में बिल्कुल इनसॉल्युबल है। वाटर इनसॉल्युबल, पानी में इनसॉल्युबल। हालांकि आप देखेंगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स में ये लिखा जाता है कि व्हाइट फास्फोरस पानी में पार्शियली सॉल्युबल। बहुत अच्छे अच्छे बुक्स में ये लिखा जाता है, वो गलत है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं। व्हाइट फास्फोरस पानी में सॉल्युबल नहीं होता, बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता है। इनफैक्ट कहानी तो ये है कि व्हाइट फास्फोरस को तो स्टोर ही किया जाता है पानी में, क्योंकि एयर में वो क्या हो जाएगा, कंबशन, स्लो बर्न करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए उसको वाटर में डुबा के रखा ही जाता है। अकेला एलिमेंट है जिसको पानी में रखा जाता है, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल है। दैट्स व्हाई व्हाइट फास्फोरस इज stored in water. Only element of periodic table which is stored in water is white phosphorus. अकेला। Only element of periodic table which is stored in water. अकेला एलिमेंट है। क्लियर है? तो उसको पानी में इंसॉल्युबल है, पानी में हम डुबा के रखते, क्योंकि एयर में अगर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P4O10 आ जाएगा ऊपर से, नहीं आ जाएगा, इसलिए उसको हम लोग एयर में ही रखते हैं। चलो ये भी मामला क्लियर हो गया। सॉल्युबल कहां पे है? बेंजीन में। नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सब्सटेंस बेंजीन और CS2 जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कभी कभी, मोस्टली, अधिकांश सॉल्युबल होते हैं। क्या डाउट है? चलो पूछ लो। सर वाटर में भी तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, तो फिर बिल्कुल है, वहां भी थोड़ा रिएक्शन होता है, मैं आगे लिख दूंगा, उसको भी डिस्कस कर लो। सर व्हाइट फास्फोरस को बॉम्बिंग करता है वहां एटमॉस्फेयर में, क्या लिखे हो, बॉम्बिंग करने पर वहां एटमॉस्फेयर में। अरे हाँ, ये बॉम्बिंग इसलिए भी किया जाता है ना, ये P4, ये जो बना, ये जो बनता है, यहां टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसीलिए बॉम्बिंग की जाती है। चलो फिर किसी ने पूछा तो ये भी मैं बता दे रहा हूं, बॉम्बिंग का सिर्फ वही नहीं है पॉइजनस गैस, बॉम्बिंग का सिर्फ यही रीजन नहीं है। एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस हो जाता, तो इतना टेम्परेचर भी रेज हो गया और पॉइजनस गैस भी बन गया और विजिबिलिटी भी ब्लॉक कर दिया। इस वजह से इसको वॉर में इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट फास्फोरस को, टेम्परेचर को इतना रेज कर देता। वो किसी ने RKP भाई ने कुछ पूछा है, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया। तो आ जाओ, सॉलिबिलिटी पे मैं बातें कर रहा था। सॉल्युबल कहां है? बेंजीन और सॉल्युबल इन बेंजीन, CS2, S2Cl2, लाइक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दो के बारे में तो डिस्कस किया हुआ है। कौन दो? एक बेंजीन और दूसरा CS2। तो हमने एक एक्स्ट्रा बता दिया है, S2Cl2, और भी होते हैं लेकिन आप इतना याद रखें ना, काफी है।
ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में P4 हमारा व्हाइट फास्फोरस सॉल्युबल है, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल है। तो व्हाइट फास्फोरस को हम रखते हैं इसलिए कहां पर है, वाटर में ही रखते हैं। नहीं, P4O6 एयर में, जो विवेक आपका शायद कंफ्यूजन ये है कि सर जब बॉम्बिंग करते हैं तो P4O10 क्यों बनता है, एयर में तो P4O6 बनना चाहिए। सिर्फ वो व्हाइट फास्फोरस नहीं होता बेटा, प्योर व्हाइट फास्फोरस थोड़ी ना उठा के ढेला की तरफ फेंक दोगे तुम। उसके साथ ऐसी चीजें होती हैं कि वो वहां पे जाने के बाद थोड़ा टेम्परेचर रेज करे और इस तरह से हो कि टेम्परेचर रेज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन परफेक्ट हो रहा है और P4O10 बने, मतलब उस तरीके से मैकेनिज्म डिजाइन किया जाता है। व्हाइट फास्फोरस को पार्शियली सॉल्युबल क्यों बोला जाता है, अब तो वो जानने वाले लोग जाने कि क्यों बोला जाता है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। व्हाइट फास्फोरस पार्शियली सॉल्युबल बोलना ही नहीं है। व्हाइट फास्फोरस क्या है, इनसॉल्युबल है। आपने पूछा पीहू तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूं, आ जाओ ध्यान से। एक फैक्ट और, ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है P4, एक्चुअली जब आप इस पर स्टीम फ्लो करते हैं, स्टीम का फ्लो कंटिन्यूअस, लगातार इस पर कंटिन्यूअसली स्टीम का फ्लो करते रहते हैं ना, तो एक्चुअली ये H3PO2 और PH3 का फॉर्मेशन करता है। PH3 तो गैस है, लेकिन H3PO2 स्लाइटली सॉल्युबल है। नहीं समझे कौन, H3PO2 स्लाइटली सॉल्युबल है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि व्हाइट फास्फोरस कंटिन्यूअस स्टीम के फ्लो में डिसॉल्व हो जाता है। दैट इज व्हाइट फास्फोरस गेट्स डिसॉल्व्ड इन स्टीम फ्लो। लगातार अगर आप वाष्प देते रहेंगे ना, तो H3 मतलब वो H3PO2 प्लस PH3, और इस रिएक्शन का आगे बहुत इस्तेमाल होता है बेटा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इस रिएक्शन का। करवाऊंगा जेईई एडवांस 2015 में भी इसका पूछा हुआ है क्वेश्चन, अभी मैं करवा रहा हूं, अच्छे से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं करके भी दिखा देता हूं। तो H3PO2 प्लस PH3, बढ़िया से आइए, एकदम ध्यान रखिए भाई, देख क्लास को पहले अच्छे से देख, थोड़ी देर क्लास और चल रही है, आज व्हाइट फास्फोरस तक चलेगी। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में रेड और ब्लैक हम लोग करने वाले। तो हमने बोला P4 वाटर में इनसॉल्युबल है, हमने कहा कि CH2 बेंजीन H2Cl2 जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। हमने बोला अगर इस पर आप कंटिन्यूअसली स्टीम का फ्लो करें तो H3PO2 प्लस PH3 बनकर के वो थोड़ा सा घुलना शुरू होता है, मतलब उसमें गेट्स डिसॉल्व्ड टू एन एक्सटेंट, कंप्लीटली नहीं, टू एन एक्सटेंट मतलब एक हद तक, एक हद तक। थोड़ा छोटा लिख दिया, बड़ा कर देना चाहिए इसको। टू एन एक्सटेंट व्हाइट फास्फोरस गेट्स डिसॉल्व टू एन एक्सटेंट इन स्टीम फ्लो, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में एक चीज लिखा हुआ है कि व्हाइट फास्फोरस इज सॉल्युबल इन NaOH, NaOH, KOH, समझ रहे हो ना, वगैरह वगैरह इटेसी, मतलब एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड, एल्कलीज बोल लो। अगर आपको हमने पढ़ाया है वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्कलीज बोलते हैं, नहीं पता है तो NaOH QH जानो, अगर आप जानते हो तो और अच्छी बात है, हमने करवाया हुआ, इसमें सॉल्युबल होता है। मतलब हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि व्हाइट फास्फोरस इज सॉल्युबल इन NaOH, सॉल्युबल इन NaOH। बढ़िया से बेटा प्लीज अच्छे से देखोगे, हमारी एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है कि व्हाइट फास्फोरस इज सॉल्युबल इन NaOH। अब मैं आपको रिएक्शन करवा के दिखाता हूं एक्चुअली कहानी क्या है। जब आप NaOH को P4 में डालोगे, मतलब P4 को NaOH में डालोगे, आराम से देखो, आपने थोड़ा हीट किया, एक्वस है, थोड़ा सा पानी का यहां अमाउंट है, तो स्टेप को समझने की कोशिश करो। एक्चुअली P4 इस वाटर से थोड़ा थोड़ा रिएक्शन शुरू कर रहा, बढ़िया से प्लीज, आसान नहीं है। हमने बोला P4 पहले वाटर से थोड़ा थोड़ा रिएक्शन करना शुरू कर रहा है, और वो बनाना शुरू कर रहा है थोड़ा थोड़ा H3PO2 प्लस PH3। हमने एल्कलीज वगैरह का रिएक्शंस करवाया आपको। अब ये एसिड है, एसिड H प्लस रिलीज करता है, ये एक मोनोबेसिक एसिड है, एक H प्लस रिलीज करता है। तो इस एसिड से अब थोड़ा थोड़ा रिएक्शन करना शुरू करेगा, धीरे धीरे रिएक्शन करना शुरू करेगा NaOH, सॉरी धीरे धीरे नहीं, काफी तेज, सॉरी वो वाला धीरे धीरे होगा, ये काफी तेज। तो ये काफी तेज होगा तो वो रिएक्शन तेज होने लगेगा।
अदरवाइज P4 का वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है, कंटिन्यूअस स्टीम फ्लो में रिएक्शन हो सकता है। तो हमने बोला कि वो धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड करेगा और H3PO2 का खपत का होगा NaOH, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। आराम से आराम से आराम से। तो एसिड बेस रिएक्शन वेरी फास्ट, इसीलिए H3PO2 खत्म होने लगेगा और रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा तेजी से। मतलब ये रिएक्शन अब होगा। तो एसिड क्या रिलीज करेगा, H+। एसिड क्या रिलीज करेगा, H+। तो H3PO2 हमारा क्या देगा, H+। अरे यार भाई मेरे, आराम से आराम से, क्या देगा, H+। प्लस क्या बच जाएगा, H2PO2 माइनस, और NaOH क्या देगा हमारा, बेस क्या देता है बेटा सर, OH माइनस। क्या बचेगा, Na+। तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा, कटायन अनायन लोल में लोल मिला दो, क्या बन जाएगा, NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो क्या बन गया वहां पे, आराम से आ जाओ, NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। अब नाम वगैरह पे मत जाओ, अभी ये सब चीजें बाद में पढ़ोगे पी ब्लॉक जब पढ़ाऊंगा। और प्लस कौन सा गैस आया, PH3। अब इसी के कारण ये सॉल्युबल हो गया, घुल गया। तो क्यों एनसीईआरटी ने बस एक लाइन लिख के छोड़ दिया कि व्हाइट फास्फोरस इज सॉल्युबल इन NaOH। अब हमने उसको स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली कहानी क्या है कि NaOH प्लस P4 का रिएक्शन होता है, और इसको जितना इंपॉर्टेंट बोलो कम है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा। मतलब सोचो ना कि मतलब हर 2-3 साल पे जेई एडवांस्ड वाले पूछते रहते हैं, नीट और मेन तो मतलब फैशन उनका पूछना। इस बार के भी नीट जेई मेन में है, इस बार के भी जेई मेन में क्वेश्चन है, और इस बार के जेई एडवांस्ड में क्वेश्चन। मैं अभी क्वेश्चन भी करवा के दिखाता हूं थोड़ा, तो एक बार फिर से समझो, एकदम कहानी को अच्छे से समझो। सॉल्युबिलिटी की बातें कर रहे हैं अपन व्हाइट फास्फोरस की। हमने आपको बोला व्हाइट फास्फोरस क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल। इसे हम पानी में डुबा के रखते हैं, क्योंकि एयर में वो जलने लगेगा, धीरे धीरे जले, धीरे धीरे जलेगा, तो वो जल तो रहा है ना, बढ़ रहा है, इसलिए हम उसे पानी में डुबा के रखते हैं। पीरियोडिक टेबल का अकेला एलिमेंट है जिसे पानी में रखा जाता है। हमने आपसे बोला कि ये सॉल्युबल है बेंजीन में, चूंकि ये नॉन पोलर है तो सॉल्युबल है बेंजीन में, CS2 में। ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसने सिर्फ बेंजीन और CS2 लिखा, मैंने एक और बढ़ा दिया। हमने बोला कि P4 पर एक्चुअली जब स्टीम का फ्लो होता है कंटिन्यूअस, तो थोड़ा थोड़ा P4 रिएक्ट करता है, काफी स्लो, वेरी स्लो, और H3PO2 प्लस PH3, तो कुछ हद तक वो कहा गया H3PO2 के कारण घुल गया। पॉइंट। एनसीईआरटी ने लिखा कि वो NaOH में सॉल्युबल है। एक्चुअली जब NaOH में डाल के आप हीट कर रहे हैं तो एक्वस वाटर से P4 थोड़ा रिएक्शन स्टार्ट करता, लेकिन कह सकते हो किसी हिम्मत नहीं रिएक्ट होने की, क्योंकि वाटर का P4 से कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन थोड़ा प्रोसीड करेगा कि H3PO2 को यूज कर लेगा NaOH। जैसे ही H3PO2 खर्च होगा कि वो और बनाएगा, खर्च होगा कि और बनाएगा, मतलब ये रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगा। H3PO2 एसिड है, इसने एक H+ रिलीज किया, H2PO2 माइनस बनाया, और NaOH बेस है, इसने OH माइनस रिलीज किया। कटायन एनायन की वजह से जो सॉल्ट हुआ, दिस इज NaH2PO2। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या आया, एक फॉस्फीन PH3, जो पॉइजनस गैस है बेटा, डेडली पॉइजनस गैस है ये। चूहे की दवा जो होती है ना, वो यही गैस चूहा खाता है तो बनता है, ठीक है। फॉस्फीन से डेथ होती है चूहे की। तो खैर आइए उस पर बाद में बातें करेंगे। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये हुआ। तो सॉल्युबल क्यों है, आप क्या लिखोगे, सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू। अगर पूछेगा कि क्यों सॉल्युबल है, तो बोलोगे सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्लियर हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। बस आखिरी 5 मिनटों में हम लोग हैं, हाइपोफॉस्फाइट। क्लियर हो गया। तो NaOH की सॉल्युबिलिटी। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, जेई एडवांस्ड का इस बार का क्वेश्चन, एक बार आप देखें, आपको मजा आएगा समझने में कि आप किस स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं, आपको खुद ये चीजें समझ में आएंगी। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन बन ही जाए आपसे, बट हाँ हमें ट्राई करना है, कोशिश करना है कि मैं कुछ स्टेप्स को सॉल्व कर लूं, कहीं बन जाए।
हाँ ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट ही है। अ ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड ए ऑन हीटिंग in an inert atmosphere। हालांकि इसको नेक्स्ट डे करवाता मैं तो और अच्छा होता। इज कन्वर्टेड टू इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म बी। इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म बी, फुल स्टॉप। एलोट्रॉप ए on reaction with dilute KOH liberates a highly poisonous gas C having rotten fish smell। हमने ऑफलाइन में कुछ लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ गैस करवाया है। रॉटन फिश स्मेल जल्दी से बता दें किस गैस के लिए इस क्वेश्चन में हो सकता है स्मेल। स्टॉप। विथ एक्सेस, इस क्वेश्चन में किसके लिए वो हो सकता है? एक्सेस ऑफ क्लोरीन। इट फॉर्म्स डी which hydrolyzes to compound E। Identify A to E। भाई साहब ये जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है, आ जाइए। हाँ आशीष, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, आ जाइए। देखिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, कंप्लीट आपसे अभी बन जा जरूरी नहीं है, बट आपको समझ में आएगा कि जेई एडवांस्ड यार, जेई एडवांस्ड है, आईआईटी यार। अ ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड ए हमारा P4 ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड ऑन हीटिंग इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। ये जो हमारा P4 होता है, इसको आप जब गर्म करते हो इनर्ट एटमॉस्फेयर में तो एक एलोट्रॉप आता है। एक्चुअली अगले क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको अच्छे से बेटा सीख पाओगे, आप रेड फास्फोरस जब मैं पढ़ाऊंगा तो इससे बनता है क्या? टू इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म, ऑब्वियस है एक एलोट्रॉप आएगा, ये रेड फास्फोरस होता है, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, इसको मैं डिस्कस करूंगा। 300 डिग्री सेल्सियस पर कई दिनों तक गर्म किया जाता है इनर्ट एटमॉस्फेयर में तो रेड आता है। एनीवेज आगे क्या दिया है? एलोट्रॉप ए मतलब P4 ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट KOH। अगर इसमें KOH दिया गया तो अभी आपने पिछले पेज में डिस्कस किया NaOH KOH एल्कलीज कोई भी ले लो, तो ये रिएक्शन प्रोडक्ट बनाएगा NaH2PO2 प्लस PH3। तो Na की जगह K हो गया बेटा KH2PO2 प्लस PH3, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट KOH लिबरेट्स ए हाईली पॉइजनस गैस C। यही हमारा C हो गया, ठीक है। हैविंग रॉटन फिश स्मेल, बिल्कुल इसी का रॉटन फिश स्मेल होता है, सड़े हुए मछली का स्मेल होता है। अब क्या कह रहा है? ये जो हमारा गैस विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन, अब यहां से क्वेश्चन दूसरे आगे चल रहा, मतलब PH3 पर क्लोरीन एक्सेस डाल दिया, तो यहां से अब आपको क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं होगा, अगर आता है तो बनाओगे। एक्चुअली ये PCl5 बन जाएगा, क्योंकि यहां पर फास्फोरस जो है -3 में है और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज करके इसको +5 में ले गया, तो PCl5 बन जाएगा। एक्सेस ऑफ फॉर्म डी, ये हो गया हमारा डी। और आगे क्या रहा है? डी जो है वो पानी से रिएक्शन करेगा, तो ये आगे पढ़ोगे आप, ये सब बहुत इजी है, आगे डिस्कस कर दूंगा। H3PO4 प्लस HCl, तो कह रहा है कि कंपाउंड ई बनेगा, तो ये हमारा कंपाउंड ई, तो ये बाद में पढ़ोगे। लेकिन आपने देखा कि इसमें इस स्टेप को यूज किया, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस स्टेप को इसने यूज किया, एक एलोट्रॉप को भी इस्तेमाल यूज किया और एक सॉल्युबिलिटी इन KOH भी इस्तेमाल यूज किया। इस क्वेश्चन का 60% पार्ट जो है वो फास्फोरस के एलोट्रॉप्स और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड था।
तो इसमें आपको ज्यादा नहीं समझना अभी, अभी बस मैंने ये दिखाया कि भाई आप ये समझिए कि हमारा जो है ए व्हाइट फास्फोरस है। आपको बस ये समझना है कि हमारा जो ए है वो व्हाइट फास्फोरस है। आपको यह समझना है कि हमारा जो है वो सी जो है वो PH3 है, ठीक है। और आपको यह समझना है कि हमारा जो बी है वो रेड फास्फोरस, हालांकि ये आ जाएगा। तो आज हमने बस इतना ही इस तरह से हमने डिस्कस किया और इतना ही करना है। आज व्हाइट फास्फोरस पर जम के चर्चा हुआ, खूब सारा डिस्कशन हुआ। एक बार मुझे अच्छे से एक बार क्लियर कर दें आप लोगों को, बढ़िया से व्हाइट फास्फोरस का क्लास समझ में आया या नहीं, सभी लोग एक बार बता दें अच्छे से व्हाइट फास्फोरस क्लियर हुआ या नहीं। सभी लोग स्क्रीनशॉट भी पैरेलल में ले लें जिनको लेना है। ये पेज 1 है, पेज 2, सभी लोग बताएं अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं। पेज 3, और हो गया तो यार लाइक्स दबा लो। पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज 7, पेज 8, पेज 9, पेज 10, सभी लोग अच्छे से। जेई एडवांस वाले क्वेश्चन पर अभी ज्यादा फोकस भी नहीं होना, आगे आ जाओ। मैंने बस दिखाया कि एक पार्ट था उसमें। रिएक्टिविटी इज अनदर थिंग, रेडियो एक्टिविटी इज अनदर थिंग। रेडियो एक्टिविटी वो न्यूक्लियर फेनोमेनन है और रिएक्टिविटी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है वो। फ्यूचर डॉक्टर 2023, यस सर, थैंक यू। सभी लोग बता दें अच्छे से, यस सर, मजा आ गया, वेरी गुड आदित्य, गुड गुड गुड, यस सर यस सर यस सर, बिल्कुल सभी लोग बताते चले जाएं। शानदार सेशन, वेरी गुड देवेश। तो आप अच्छे से वीडियो को फिर से एक बार देख लेंगे, कहीं कोई डाउट होगा जब नेक्स्ट लेक्चर में अपन ब्लैक और रेड फास्फोरस को डिस्कस करेंगे तो आप एक बार फिर से मेरे से पूछोगे। जो भी डाउट आएगा मैं बताऊंगा, हर टाइम मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों को। एकदम अच्छे से लाइव क्लासेस जब भी मैं शेड्यूल करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर आप समझ ही रहे हो कि फिर कब आना है, इसी टाइम पे आना है। लव यू सर, लव यू टू, ठीक है। और लाइव अटेंड कीजिए, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी को इनवाइट करता हूं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, लाइव सेशन फॉर किस चीज के लिए, रेड एंड ब्लैक फास्फोरस, और भी धमाकेदार। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।